Assalamualaikum to all economic lovers. लेक्चर इकोनॉमिक्स का जो एफपीएससी का टेस्ट था उसकी प्रिपरेशन कर रहे थे हम। ठीक है, टेस्ट तो कंडक्ट हो गया, लेकिन आप लोगों की काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि हम इस प्रिपरेशन को कंटिन्यू करें और जितने भी क्वेश्चंस एमसीक्यूज अवेलेबल हैं उनको हम कवर कर लें, ताकि पेडागोजी जिन लोगों ने बीएड नहीं किया हुआ उन को डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट्स ऑफ पेडागोजी हैं या टीचिंग प्रैक्टिस हैं उन वो उससे फेमिलियर हो सकें, क्योंकि वेरियस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके अंदर इससे रेलिवेंट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आज भी हम जो पेडागोजी का लेक्चर है, ठीक है, इससे रेलिवेंट क्वेश्चंस कुछ सॉल्व करेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है जी, गाइडेंस डिफर्स फ्रॉम काउंसलिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड। जो गाइडेंस होती है वो काउंसलिंग से किस तरह से डिफरेंट होती है। Option A is guidance is a group process while counseling is a one-to-one contact. ठीक है, guidance mostly cover social aspects while counseling is a learning oriented process and reduce the learning problems of the individual. Option C is guidance is a broader concept than counseling. अच्छा, अब अगर हम ऑप्शन ए में देखें तो गाइडेंस जो है वो एक ग्रुप प्रोसेस होता है। ठीक है, हमें जब कोई भी गाइड कर रहा होता है तो ग्रुप में भी जो है वो गाइडेंस होती है, लेकिन जो काउंसलिंग होती है वो वन टू वन प्रोसेस होता है। ठीक है, सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन बी अगर देखें तो गाइडेंस मोस्टली कवर सोशल एस्पेक्ट्स। ठीक है, सोशल एस्पेक्ट्स में गाइडेंस जो, क्योंकि आप ग्रुप की फॉर्म में बैठे होते हैं तो उसके ऊपर सोशल टॉपिक्स को हम डिस्कवर कर सकते हैं, बजाय कि हम जो इंडिविजुअल के इश्यूज हैं उनको हम डिस्कस नहीं करते। लेकिन जो काउंसलिंग है उसमें आप लर्निंग ओरिएंटेड प्रोसेस होता है और ये रिड्यूस करता है द लर्निंग प्रॉब्लम ऑफ इंडिविजुअल, क्योंकि इसमें हम काउंसलिंग में इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स, इंडिविजुअल को जो लर्निंग प्रोसेस के अंदर जो इश्यूज आ रहे होते हैं हम उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी अगर देखें तो गाइडेंस इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट देन काउंसलिंग। तो ऑप्शन सी में भी हम ये कह रहे हैं कि गाइडेंस जो है वो ग्रुप की फॉर्म में हो रही होती है। ठीक है, इसमें हम सोशल एस्पेक्ट्स को देख रहे होते हैं, तो ये एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। और काउंसलिंग जो है वो इतना ब्रॉडर नहीं है, बल्कि थोड़ा सा माइनर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ का क्या मतलब हुआ। चेंज रिलेटेड टू मेजरमेंट, चेंज रिलेटेड टू रिजल्ट, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। अच्छा, जो ग्रोथ होती है वो मेजरमेंट में चेंज भी होता है। ठीक है, मेजरमेंट में चेंज आया, फॉर एग्जांपल जीडीपी की ग्रोथ है। ठीक है, तो मेजरमेंट में चेंज आया ना, और उसके रिजल्ट में ओवरऑल परसेंटेज में भी तो चेंज आ रहा होता है। ठीक है, सो दोनों चीजें जो हैं उसमें इनकाउंटर करते हैं हम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है जी, बेसिक एजुकेशन मीन्स। बेसिक एजुकेशन का क्या मतलब होता है। सिस्टम ऑफ एजुकेशन, पुअर लर्निंग, बेसिक ऑफ एनी लर्निंग और मिनिमम लर्निंग। अच्छा, बेसिक एजुकेशन का मतलब ये होता है किसी भी चीज का आप बेसिक्स समझ लें, यानी ABC आप समझ लें किसी भी चीज की। जो भी आप टॉपिक पढ़ना चाह रहे हैं, जो भी आप जिस भी स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन में हैं, ठीक है, उसका आप जो इनिशियल डेफिनेशंस या इनिशियल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको ले लें। तो बेसिक्स ऑफ लर्निंग ऑफ दैट पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है उसको हम बेसिक एजुकेशन कहते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है जी, अ टीचर मस्ट चेक हिज ओन अनरूली बिहेवियर बिकॉज। उसको टीचर को अपना अनरूली बिहेवियर क्यों चेंज करना चाहिए, जो चेक करना चाहिए, बिकॉज प्रिंसिपल विल टेक एक्शन, स्टूडेंट्स विल नॉट लाइक इट, पेरेंट्स विल कंप्लेन, ही इज डीलिंग विद इम्प्रेशनेबल एज। क्योंकि टीचर जो होता है वो उसका इम्प्रेशन स्टूडेंट्स के ऊपर रह जाता है। ठीक है, सो जो छोटे बच्चे, प्राइमरी लेवल के बच्चे होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि वो घरों में जब वो प्ले टाइम उनका हो रहा होता है तो भी वो टीचर बन के खेलना ज़्यादा जो है वो प्रेफर कर रहे होते हैं। ठीक है, सो बच्चों के ऊपर टीचर का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट इम्प्रेशन होता है। तो टीचर को अपना अनरूली बिहेवियर जो है उसको चेक रखने की या फिर उसको चेंज करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो बच्चों के माइंड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्प्रेशन डाल रहा होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सिर्फ प्राइमरी लेवल के ऊपर ही नहीं, बल्कि जब आप इंटर या फिर ग्रेजुएशन लेवल पे भी होते हैं तो आपको
जो टीचर का बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा होता है आपकी रियल लाइफ के अंदर। जितना आपका टीचर हम्बल होगा, आपके साथ जेंटल होगा, आपकी प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व करेगा, उसी तरीके से आप भी उतने ही काम रह के लर्निंग प्रोसेस को आप कंटिन्यू कर सकेंगे। अगर टीचर ही एग्रेसिव होगा या आपके क्वेश्चंस का ठीक से आंसर नहीं देगा तो ऑब्वियसली आपका जो स्टूडेंट है उसका उस सब्जेक्ट से दिल हट जाता है। ठीक है, सो टीचर का बिहेवियर किसी भी क्लास को मेंटेन करने में और बच्चों को लर्निंग प्रोसेस के अंदर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। Next is when students begin learning with an activity designed to lead them to particular concept of or conclusion, the method of teaching is called। अच्छा, जब स्टूडेंट्स जो है वो अपना लर्निंग प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, बिगिन करते हैं विद एन एक्टिविटी डिज़ाइन टू लीड देम। ठीक है, जब उनके लिए कोई एक्टिविटीज़ जब डिज़ाइन की जाती हैं पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट या कंक्लूजन वगैरह के लिए, तो उस मेथड ऑफ टीचिंग को हम क्या कहते हैं? एनालिटिकल टीचिंग, डिस्कवरी टीचिंग, इन्वेंशन या फिर नन ऑफ दीज। सो जब भी किसी स्टूडेंट्स के लिए कोई एक्टिविटी डिज़ाइन की जाती है कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए या फिर उसका कंक्लूजन निकालने के लिए, तो वो उस कॉन्सेप्ट से चीज़ें डिस्कवर कर रहे होते हैं। ठीक है, स्टूडेंट जो हैं उस कॉन्सेप्ट से चीज़ें डिस्कवर कर रहे होते हैं, तो उसको हम डिस्कवरी टीचिंग कहते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, टीचर सेंटर्ड instructions which includes lecture, presentation and recitation is also known as। अच्छा, टीचर जो सेंटर्ड इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो जिसमें लेक्चर देना, प्रेजेंटेशन देना, रिसाइट करना और ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? क्लास इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, ओल्ड मेथड इंस्ट्रक्शन और नन ऑफ दीज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। Dash is an approach whereby a teacher or counselor poses questions to the students to allow them to explore ideas that may be complex or emotionally difficult। अच्छा, अब ऐसी अप्रोच जहाँ पे टीचर या जो आपका काउंसलर है वो आपसे क्वेश्चन करे स्टूडेंट से और उनको अलाउ करे कि आप अपने आइडियाज को एक्सप्लोर करें, जो कि कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं या फिर इमोशनली डिफिकल्ट हों। ठीक है, इस तरह की अप्रोच को, इस तरह की अंडरस्टैंडिंग अप्रोच को हम फैसिलिटेटिव क्वेश्चनिंग की अप्रोच कहते हैं। ठीक है, क्योंकि टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट कर रहा है अपने आइडियाज को एक्सप्लोर करने में। नेक्स्ट है जी, फ्री राइटिंग इज यूज्ड एज अ टाइम्ड एक्टिविटी टू स्टिमुलेट द फॉलोइंग ऑफ। अच्छा, फ्री राइटिंग हम स्टूडेंट्स को जो है ये भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में इस अप्रोच को भी प्रेफर किया जाता है कि फ्री राइटिंग टेक्निक जो है दी जाती है कि आप किसी भी टॉपिक के ऊपर जो है थोड़ा सा जो पैराग्राफ है वो लिखें। ठीक है, इस एक्टिविटी को यूज किया जाता है, यूज एज अ टाइम एक्टिविटी। एक जो लिमिटेड टाइम है वो दिया जाता है टू स्टिमुलेट द फ्लो ऑफ। अब हम क्या स्टिमुलेट करवा रहे होते हैं, क्या किस चीज को जो है वो एम्पावर कर रहे होते हैं? आइडियाज को और वर्ड्स को। बेसिकली इस तरह की जो फ्री राइटिंग होती है इसमें बच्चों की एक तो ब्रेन स्टॉर्मिंग बहुत अच्छी होती है कि वो थिंकिंग प्रोसेस करना स्टार्ट करते हैं। बेशक आप उनके ऊपर उनको माई सेल्फ के ऊपर ही मजमून जो है वो या ऐसे लिखने के लिए देते हैं, तो वो उनका थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, वो ब्रेन स्टॉर्मिंग करना स्टार्ट करते हैं और डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को आपस में इंटरलिंक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ उनकी वोकैबुलरी जो है, वर्ड बिल्डिंग और सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो भी डेवलप होता है। तो आइडियाज एंड वर्ड्स इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है जी, व्हेन एजुकेटर्स ट्रेवल टू द स्टूडेंट्स लोकेशन to provide instructions on topics of professional and personal interest, the mode of teaching become। जब या तो जो हमारी एक जनरल जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर क्या होता है कि स्टूडेंट्स स्कूल या जो इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, वहाँ पे ट्रैवल करते हैं और एजुकेशन हासिल करते हैं। लेकिन ऐसी अप्रोच जहाँ पे वाइस वर्सा हो, यानी कि एजुकेटर्स जो हैं वो टीचर्स जो ट्रैवल करें स्टूडेंट्स की तरफ, स्टूडेंट की लोकेशन में, ताकि उनको इंस्ट्रक्शंस दे सकें डिफरेंट टॉपिक के ऊपर, प्रोफेशनल या पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर। तो इस मोड ऑफ टीचिंग को हम क्या कहते हैं? क्या इनोवेटिव टीचिंग होती है, ये मूविंग टीचिंग होती है, ट्रैवल टीचिंग या फिर एक्सटेंशन टीचिंग? तो इस तरह के मोड ऑफ टीचिंग को हम एक्सटेंशन टीचिंग कहते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट है जी, डैश इज एन ऑर्गेनाइजिंग टूल टू हेल्प द स्टूडेंट्स विजुलाइज हाउ मेनी इवेंट्स कैन बी टाइड टू और कंट्रीब्यूट टू अ रिजल्ट। ठीक है, ऐसा जो ऑर्गेनाइजिंग अ टूल, आप इस तरह का टीचर्स जो है वो टूल ऑर्गेनाइज करते हैं जो कि स्टूडेंट्स को हेल्प करता है विजुअलाइजेशन में, ठीक है, डिफरेंट इवेंट्स की, और जो है वो कंट्रीब्यूट करता है उनके रिजल्ट्स को। इस तरह के टूल को हम फिश बोन कहते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है जी, when students are asked to prepare an analysis of critic all features of an object or concept, the strategy is termed as। जब स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि आप कोई भी एनालिसिस करें किसी भी क्रिटिकल फीचर्स की, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स की या कॉन्सेप्ट्स की, तो इस तरह की स्ट्रेटजी को हम क्या कहते हैं? सीक्वेंसिंग कहते हैं, कॉन्सेप्ट मैपिंग कहते हैं, कैरेक्टराइजेशन कहते हैं, और या नन ऑफ दीज। तो इस तरह की जो आपके पास स्ट्रेटजी है उसको हम कैरेक्टराइजेशन कहते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, while teaching in the classroom any kind of work that involves 2 or more students is a form of। ठीक है, अच्छा, ऐसी एक्टिविटी, ऐसा प्रोजेक्ट, ऐसा असाइनमेंट जिसमें टीचर जो है इंगेज करे 2 या 2 से ज्यादा बच्चों को एक ही चीज के ऊपर, ठीक है, इस तरह की असाइनमेंट को, इस तरह की एक्टिविटी को क्या कहते हैं? कोलैबोरेटिव लर्निंग, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, कोलैबोरेटिव वर्क, कोलैबोरेटिव एफर्ट। तो इस तरह की एक्टिविटी को कोलैबोरेटिव लर्निंग कहते हैं। लर्निंग जो है वो उसमें ओवरऑल चीजें, वर्क भी आ जाता है, एफर्ट भी आ जाती है, और प्रोजेक्ट भी आ जाता है। ठीक है, जब प्रोजेक्ट दिया जाएगा तो उससे भी आपकी लर्निंग होगी। वर्क का काम भी यही है कि उससे आपकी लर्निंग हो रही होती है और उसमें आपकी एफर्ट्स जो हैं वो भी लग रही होती हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चंकिंग इज अ टेक्निक। चंकिंग किस चीज की टेक्निक होती है? ऑर्डरिंग की, मेमोराइजेशन की, नॉलेज की, नन ऑफ दीज। चंकिंग बेसिकली टेक्निक होती है मेमोराइजेशन की, चीजों को याद रखने को हम चंकिंग भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जी, द थ्योरी एक्सप्लेनिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग एंड प्रपोजिंग दैट दे रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचिंग इज रिमेंबर्ड एज। अब ऐसी थ्योरी जो कि एक्सप्लेन करे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग को और प्रपोज करे कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचिंग रिक्वायर्ड है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? कंडीशंस ऑफ नॉलेज, कंडीशंस ऑफ बिहेवियर, कंडीशंस ऑफ लर्निंग, नन ऑफ दीज। ऐसी जो टीचिंग टेक्निक है उसको हम कहते हैं कंडीशंस ऑफ लर्निंग। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है जी, when a notebook is maintained by a group in which each member of the group is expected to add an idea, the notebook is known as। ऐसी नोटबुक मेंटेन करे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जो यहाँ पे हर जो मेंबर ऑफ द ग्रुप है वो अपना आइडिया जो है वो नोट करे, ठीक है, उस तरह की नोटबुक को क्या कहते हैं? कलेक्टिव नोटबुक, कलेक्टिव वर्क सैंपल, कलेक्टिव होमवर्क, नन ऑफ दीज। अब कलेक्टिव वर्क सैंपल नहीं हो सकता, वो कलेक्टिव होमवर्क भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, कलेक्टिव नोटबुक। नेक्स्ट है जी, सर्कल्स ऑफ लर्निंग वर फॉर्मुलेटेड बाय। अब जो सर्कल्स ऑफ लर्निंग हैं उनको हम किस तरीके से फॉर्मुलेट करते हैं? वो किसकी थ्योरी है फॉर्मुलेशन की? रॉजर की, डेविड जॉन्स की, रॉजर एंड डेविड जॉनसन की, या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, सो रॉजर और डेविड जॉनसन दोनों ने ये थ्योरी दी थी सर्कल्स ऑफ लर्निंग की। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Dash can be useful in motivating some students to learn। अब कौन सी ऐसी टेक्निक है जो कि कुछ स्टूडेंट्स को मोटिवेट करती है कि वो लर्न करें? कंपटीशंस, कोलिजन्स, कंपोजिशंस, नन ऑफ दीज। सो कंपटीशन एक ऐसी टेक्निक है, जब भी आप कंपटीशन करवाते हैं, 2-3 बच्चों को आप जो है उनसे एग्जाम ले रहे हैं और आप उनको कहेंगे कि कोई इंसेंटिव देंगे कि जो है विन करेगा उसको कुछ अमाउंट ऑफ मनी या फिर किसी तरीके की स्पोर्ट्स में जो है वो इन्वॉल्व किया जाएगा, किसी भी तरीके का इंसेंटिव आप उसको दे सकते हैं। ठीक है, सो इस तरह की जो लर्निंग होती है जिसमें स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया जाता है लर्न करने के लिए, उसको हम कंपटीशन कहते हैं। नेक्स्ट है जी, द प्रोसेस ऑफ लुकिंग एट what is being assessed is called।
अब ऐसा प्रोसेस जिसमें हम देखते हैं कि क्या चीज़ असेस करनी चाहिए उसको हम क्या कहते हैं, असेसमेंट, इवैल्यूएशन, मेजरमेंट, रूब्रिक्स। ओके, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम देखते हैं कि जो चीज़ असेस की जाए उसको हम इवैल्यूएशन कहते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज एन असेसमेंट डैश लर्निंग। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो इज एन असेसमेंट टू लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट बाय लर्निंग और असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होती है वो असेसमेंट फॉर लर्निंग होती है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, एन असेसमेंट यूज्ड टू आइडेंटिफाई डिफिकल्टीज इन द लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड। ऐसी असेसमेंट जो कि यूज़ की जाए या आइडेंटिफाई जो यूज़ की जाए ताकि हम आइडेंटिफाई डिफिकल्टीज को कर सकें। लर्निंग प्रोसेस के अंदर जितनी भी डिफिकल्टीज आ रही होती हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए जो असेसमेंट यूज़ की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, इनिशियल असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट और सुमेटिव असेसमेंट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज डायग्नोस्टिक असेसमेंट। To compile the information into pattern and propose a plan is called। अब कोई भी इंफॉर्मेशन को आप कंपाइल करें किसी एक पैटर्न के अंदर और फिर उसका प्लान प्रपोज करें तो उसको हम क्या, इस टेक्निक को क्या कहेंगे, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग, सिंथेसाइजिंग और ओरिजिनेटिंग। सो ऐसी टेक्निक को सिंथेसाइजिंग कहते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। The most complex skill of Bloom's taxonomy is। कौन सा स्किल सबसे ज़्यादा जो है कॉम्प्लेक्स है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के अंदर, कैरेक्टराइजिंग, इवेल्युएटिंग, सिंथेसाइजिंग और ओरिजिनेटिंग। ओरिजिनेटिंग इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टूल इन skill of Bloom's taxonomy. Option D is the correct option. The three domains of Bloom taxonomy are। Bloom taxonomy के three जो main domains हैं वो क्या हैं? Option A is cognitive, affective and psychomotor. Option B is cognitive, pedagogy and psychomotor. Option C is cognitive, affective and pedagogy. Option D is pedagogy, affective and psychomotor. So option A is the correct option, that is cognitive, affective and psychomotor. The first institution of higher learning in the Western world, academy, was found by। पहला इंस्टीट्यूशन जो था हायर लर्निंग का वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर जिसको हम एकेडमी कहते हैं उसको वो किसने फाउंड किया था, प्लेटो ने। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। द अपॉलॉजी, द प्लेटो's recollection of the speech given by Socrates when Socrates was charged with being in the rotation of the earth, not believing in the rotation of the earth, believing in gods, not believing in gods. So option D is the correct option, not believing in gods. Which from the following is not an informal assessment? इन सब में से कौन सी इनफॉर्मल असेसमेंट नहीं है? ऑब्जर्वेशन, प्रोजेक्ट, रूब्रिक्स, पार्टिसिपेशन। प्रोजेक्ट जो है वो इनफॉर्मल असेसमेंट नहीं है बल्कि फॉर्मल असेसमेंट है। ऑब्जर्वेशन भी इनफॉर्मल हो सकती है, रूब्रिक्स भी और पार्टिसिपेशन भी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है जी, अ स्टूडेंट्स हैविंग साइंटिफिक एटीट्यूड इज डैश, बिकम courageous, get good jobs, studies systematically, thinks rationally. So scientific students जिनका attitude होता है वो rationally thinking उनकी यानी जो known thinking है, knowledgeable thinking है उसको वो adopt करते हैं। Option D is the correct option. Through which action children learn fast? किस action से जो है वो learning process बच्चों का fast होता है? फेशियल एक्सप्रेशंस, वॉक, स्टडी, राइट। फेशियल एक्सप्रेशन या बॉडी लैंग्वेज एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिससे स्टूडेंट जो है वो इजीली अंडरस्टैंड करते हैं और उनका लर्निंग प्रोसेस फास्ट होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स ऑफ मयंग पर्सनालिटी इज सुपीरियर टू अदर टेक्निक्स बिकॉज।
अब प्रोजेक्टिव टेक्निक्स जो है पर्सनालिटी को मैयर करने की, वो डिफरेंट अदर टेक्निक से सुपीरियर है। क्यों? क्योंकि ये एग्जामिन करती है, द एग्जामिनी डज नॉट नो व्हाट ही इज रिवीलिंग हिज ओन सेल्फ, statistical analysis of the result is possible, they are easy to administer and none of these। प्रोजेक्टिव टेक्निक के अंदर एग्जामिनी जो होता है उसको नहीं पता होता कि वो जो है वो अपने आप को रिवील कर रहा है हिज ओन सेल्फ, ठीक है। सो इसलिए यही वजह है कि प्रोजेक्टिव टेक्निक जो है वो दूसरी अदर टेक्निक से सुपीरियर है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। Which of the following strategies is problem centered? कौन सी ऐसी strategies हैं जो कि problem centered हैं? Discovery, heuristic, project, all of the above. All of these are the strategies, problem centered strategies. Option D is the correct option. Teachers should read other books also except course book. What will be the benefit of it? टीचर जो है उसको कोर्स वर्क के अलावा भी डिफरेंट जो कंटेंट अवेलेबल होता है उसको पढ़ना चाहिए। क्यों? इसका बेनिफिट क्या होता है? क्या दे कैन यूज देयर बेस्ट टाइम, दे विल गेट सेटिस्फैक्शन एंड टीच वेल, नॉलेज विल बी ओवरऑल डेवलप्ड एंड दे टीच वेल, पीपल विल नो हिम एज अ बेस्ट टीचर ड्यू टू हिज वे ऑफ टीचिंग। सो ऑप्शन सी जो है, नॉलेज विल बी ओवरऑल डेवलप्ड एंड दे टीच वेल। जब आपको और डिफरेंट तरीके से एक ही बात को आप जब डिफरेंट मैनर्स में पढ़ते हैं तो आपको डिफरेंट तरीके से उसको समझाना आता है, क्योंकि एक जो क्लास होती है उसके अंदर डिफरेंट आईक्यू लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं, मौजूद होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर स्टूडेंट एक ही तरीके से बात को समझ सके। जब टीचर के पास इतना नॉलेज ही नहीं होगा डाइवर्स के वो डिफरेंट मेथड्स के साथ स्टूडेंट को पढ़ा सके, तो वो अपने जो लेक्चर है उसको ठीक से डिलीवर नहीं कर सकेगा, या ओवरऑल 100% रिजल्ट उसको नहीं मिल सकेगा कि सारे स्टूडेंट उसकी जो बात है उसको समझ सकें। सो वेरियस अदर जो कंटेंट अवेलेबल होता है या मटेरियल अवेलेबल है, चाहे वो इंटरनेट पे हो या अदर बुक्स में हो, तो उनको पढ़ना ज़रूरी होता है ताकि डिफरेंट एग्जाम्पल्स के थ्रू आप डिफरेंट वेज अडॉप्ट करते हुए अपनी जो टॉपिक है उसको स्टूडेंट तक कन्वे कर सकें। Option C is the correct option. There are three main duties of a teacher, which are teacher की three main duties कौन सी होती हैं? Teaching, regulation and direction. Teaching, creation of character and cooperation. Instructions, directions and training. Direction, skill, practice and regulation. Option A is the correct option, that is teaching, regulation and direction. Which of the following factors of classroom management? Classroom management के कौन से factors हैं? Option A is disciplined and controlled behavior in classroom, behavior of the teacher with students, journal administration and management of school, all of the above. So all of these are the factors of classroom management. Option D is the correct option. Who is called the father of both realism and the scientific method? Scientific method और realism के father किसको हम कहते हैं? अरिस्टोटल को। Option A is the correct option. Realism is a philosophical approach that argues that ultimate reality is a world of रियलिज्म जो है वो फिलोसफिकल अप्रोच है जो कि आर्ग्यू करती है कि अल्टीमेट जो रियलिटी है वो किस वर्ल्ड की है, या किन चीज़ों की है? वर्ल्ड की किस चीज़ की है? आइडियाज़ की, एक्सपीरियंसेस की, ऑब्जर्वेशन की, या फिर फिजिकल ऑब्जेक्ट्स की। सो जो रियलिज्म है वो ऐसी फिलोसफिकल अप्रोच है जो कि आर्ग्यू करती है कि जो रियल वर्ल्ड की जो रियलिटी है वो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के साथ रिलेट करती है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरे स्टूडेंट्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपकी कोई क्यूरीज हो रिगार्डिंग द टॉपिक या फिर इस जो एमसीक्यूज हमने इस सीरीज के अंदर कवर कर रहे हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्यूरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं या कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि हम उसको डिटेल में देख सकें। हैप्पी लर्निंग।